तो हेलो गाइस, ये सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन का 7th वीडियो लेक्चर है और आज हम इसमें देखने वाले हैं व्हाट इज़ एचडीएलसी। तो एचडीएलसी स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें एचडीएलसी और अच्छे से समझ आए। जैसे मान लीजिए आपको एक दुकान खोलनी है, तो दुकान खोलनी है तो आप ऐसे तो खोल नहीं सकते। सबसे पहले आप वहाँ जहाँ पर आपको दुकान खोलनी है वहाँ की लोगों की नीड जाननी पड़ेगी ताकि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, है ना। तो जैसा मान लीजिए कि हमने नीड चेक कर ली, जहाँ पे दुकान खोलनी है वहाँ की नीड चेक कर ली, दुकान ले ली, किराए पे दुकान ले ली। जैसे मान लीजिए परचूने की दुकान है, डेली यूज़ आइटम की, है ना। तो ऐसा तो है नहीं आपने दुकान ले ली किराए पे और स्टार्ट कर देंगे, उसमें उससे पहले सामान भी तो होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए फिर हमने सामान मंगवाया, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, है ना। और सामान मंगवा लिया तो वहाँ पे काम करने के लिए वर्कर्स, है ना। तो सामान मंगवा लिया, सामान को सामान की जगह पे रख दिया, वर्कर्स को उनके काम बता दिए, तो अब आपकी दुकान खुलने के लिए रेडी है ना। तो अब दुकान खोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें दुकान खोलनी थी तो हमने दुकान डायरेक्ट किराए पे ली और छोड़ दी कि मतलब स्टार्ट हो गई अब हमारी दुकान, है ऐसा नहीं है ना। हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो किए। जैसे पहले वहाँ की नीड चेक करी, फिर आइटम्स मंगवाए और फिर वर्कर्स को ने उनके काम बताए, तब जाके खुली, है ना। मतलब कुछ स्टेप्स लिए। तो ऐसे ही एसडीएलसी में होता है सेम। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो हमने तुरंत तुरंत 2 मिनट में ही कर दिया। तो वहाँ भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स होंगे, रिक्वायरमेंट, कुछ स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी जिनका हमें यूज़ करना है, जिसकी मदद से हम एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकेंगे। तो अब हम उस स्टेप्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल ही था, तो देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है एसडीएलसी स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नाम से पता चल रहा है कि एसडीएलसी क्या है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के प्रोसेसेस यानी तरीके। सेकंड पॉइंट, एसडीएलसी इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेस विच आर फॉलो टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। मतलब एसडीएलसी क्या है, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जितने भी तरीके होते हैं उनका कलेक्शन। मतलब एसडीएलसी एक प्रोसेस का कलेक्शन है जिसके हेल्प से हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है वो इसके नीचे लिखी है। जैसे एसडीएलसी इज़ अ मेथोलॉजी दैट डिफाइन सम प्रोसेसेस विच आर फॉलो टू डेवलप अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। इसका मतलब और जो इसके ऊपर वाला पॉइंट है, इसका दोनों का मतलब सेम है, बस ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स भाषा में। तो ये भी सेम वही कह रहा है कि एसडीएलसी एक मेथोलॉजी है जिसे फॉलो करके एक हम हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट कवर द डिटेल प्लान फॉर बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर। मतलब इस एसडीएलसी में कोई भी सॉफ्टवेयर को कैसे बनाना है, कैसे डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय का मतलब कैसे मार्केट में उतारना है, और कैसे उसकी मेंटेनेंस करनी है, इन सब के बारे में लिखा होता है। नेक्स्ट है, द मेन एम ऑफ एसडीएलसी इज टू डिफाइन ऑल द टास्क रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। मतलब एसडीएलसी का मेन एम क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए जो भी स्टेप्स उठाने हैं हमें, उन सब का कलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ फॉलो फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विद इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एसडीएलसी का यूज़ हर उस जगह होता है जहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना हो, भले ही कोई वो इंडिविजुअल कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल भी अगर सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा तो वो भी एसडीएलसी का यूज़ करेगा ही करेगा एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। उसका नेक्स्ट है फेजेस ऑफ एसडीएलसी। मतलब एसडीएलसी में कुछ फेजेस हैं। जैसे सबसे पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद है फिजिबिलिटी स्टडी, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। ये आप कह सकते हैं कि उसके पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ एसडीएलसी इन विच ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर टू डेवलप द सॉफ्टवेयर एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। मतलब ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस एसडीएलसी का फर्स्ट फेज है जिसमें कस्टमर से
उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा जाता है ताकि उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। जैसे मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और वहाँ पर कोई कस्टमर आया और वो बोलता है कि हमें सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो कंपनी उसे क्या करेगी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस पहले उसे पूछेगी कस्टमर से कि उसे किस तरह का सॉफ्टवेयर बनवाना है, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो कंपनी इसमें क्या कर रही है, उसकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रही है। तो यही इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, हु विल बी द एंड यूज़र, वो व्हाट इज़ द फ्यूचर स्कोप ऑफ द सॉफ्टवेयर एटसेट्रा डिस्कस्ड। और इसमें और कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कस्टमर से, जैसे कि इस सॉफ्टवेयर की नीड क्या है, कैसे कुछ उल्टे काम तो नहीं हो रहे होंगे, इसका एंड यूज़र कौन होगा, इसका फ्यूचर स्कोप क्या होगा। इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन एम ऑफ दिस फेज इज़ टू कलेक्ट द डिटेल ऑफ ईच रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर so that the developer will clearly understand what they are developing and how to fulfill the customer requirement। मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मेन एम क्या होता है कि कस्टमर से उसकी सारी रिक्वायरमेंट के बारे में पूछ लेना, ताकि एक ताकि डेवलपर्स को एक क्लियरली आइडिया हो जाए कि उसे आखिर बनाना क्या है, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो सॉफ्टवेयर बनने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दिस गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड। रिक्वायरमेंट एनालाइज करने के बाद डेवलपर्स को एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि वो क्या डेवलप करने वाले हैं। तो नेक्स्ट है फिजिबिलिटी स्टडी। इट इज़ द सेकंड फेज ऑफ SDLC इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस अबाउट द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इससे पहले हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस देखा, उसमें कस्टमर ने बता दिया हमें कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया कि किस तरह का सॉफ्टवेयर बिल्ड करवाना है। और उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी में क्या कह रहा है कि ये SDLC का सेकंड फेज़ है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी कस्टमर सॉफ्टवेयर बिल्ड करवा रहा है उसमें कितना खर्चा आएगा या फिर उससे कितना बेनिफिट होगा कंपनी को, इस बारे में चर्चा करी जाती है। क्योंकि अब कंपनी ने भी कुछ डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स, मेंटेनेंस टीम हायर करी हुई होती है उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो वो ऑब्वियस सी बात है अपने पैसे लेंगे तो कंपनी को लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी घाटे में जाए। तो कंपनी को पैसे वैसों के बारे में डिस्कस करती है कि उसे कोई फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फेज बिकॉज प्रॉफिट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एज इफ कॉस्ट इज़ वेरी हाई देन द कंपनी में फेस लॉस। वही कह रहा है कि फिजिबिलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद भी अगर कोई कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कंपनी घाटे में चली जाएगी, घाटे में चली जाएगी तो कंपनी के बंद होने के भी आसार आ सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर द फिजिबिलिटी स्टडी द प्रोजेक्ट में बी एक्सेप्टेड विद मॉडिफिकेशन और रिजेक्टेड। मतलब फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद अगर कंपनी को लगता है कि उससे इससे मतलब इस प्रोजेक्ट से घाटा हो रहा है तो वो उसे रिजेक्ट कर देगी, और अगर फ़ायदा हो रहा है तो एक्सेप्ट कर लेगी। नेक्स्ट है थर्ड फेज डिज़ाइन। तो इट इज़ द थर्ड फेज इन विच आर्किटेक्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन लॉजिकल डिज़ाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी तक मान लीजिए कि कंपनी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रेडी हो गई है, तो उसका थर्ड फेज है डिज़ाइन। इसमें क्या है कि जो डिज़ाइनर होते हैं वो लॉजिकली डिज़ाइन करने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम घर बनवाते हैं तो घर बनने से पहले उसका पहले एक लॉजिकल डिज़ाइन तैयार होता है, तो ऐसा ही सेम सॉफ्टवेयर में होता है। इसमें भी कोडिंग इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका लॉजिकल डिज़ाइन तैयार करा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस फेस SRS सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड which contain all logical detail like how the software will look like, which language will we use, database design, modular design, etc. मतलब इन दिस फेस इस फेस में एक SRS डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन,
जिसमें सिस्टम के रिक्वायरमेंट के बारे में लिखा हुआ होता है, जिसमें क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या कंटेन करता है वो लॉजिकल डिटेल्स, जैसे कि सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा, वो सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं वो किस लैंग्वेज का यूज़ होके बनेगा, उसका यूज़ क्या है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह बातें। द फेस प्रोवाइड अ प्रोटोटाइप ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो ये फेस क्या प्रोवाइड करता है कि हमें प्रोटोटाइप कि आखिर में वो प्रोडक्ट जो सॉफ्टवेयर है आखिर में कैसा दिखेगा, वो फाइनल प्रोटोटाइप। नेक्स्ट फेस है कोडिंग। और डिज़ाइन हो जाने के बाद अब कोडिंग पे आ जाते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है, व्हेन द डिज़ाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ completed then a group of developer start coding of the design using a programming language। अब जैसे कि डिज़ाइन, जैसे मान लीजिए डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, तो डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद एक कोडर्स की टीम बुलाई जाती है जो सॉफ्टवेयर को कोड करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट है द इंटरफेस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ऑल इट्स इंटरनल वर्किंग अकॉर्डिंगली टू डिज़ाइन फेस इज इम्प्लीमेंटेड इन कोडिंग फेस। जैसा कि कोडिंग मतलब डिज़ाइनिंग फेज़ में जैसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है वैसा ही कोडर्स उसे कोड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ नंबर ऑफ डेवलपर कोड द मॉड्यूल एंड देन ऑल मॉड्यूल आर अरेंज टुगेदर टू वर्क इफिशिएंटली। मतलब कोडर्स की टीम बुलाई जाती है, वो कोडर्स अलग अलग मॉड्यूल्स को रेडी करते हैं और जब एक बार सारे मॉड्यूल्स रेडी हो जाते हैं तो उन्हें साथ में इंटीग्रेट कर दिया जाता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। लास्ट पॉइंट है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेस ऑफ SDLC। मतलब SDLC का कोडिंग सबसे लॉन्गेस्ट फेस है क्योंकि कोडिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी तक 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहला रिक्वायरमेंट, कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट ले ली गई, उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट कर ली गई जिसमें मान लीजिए कि कंपनी ने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड डिज़ाइन भी हो गई और फोर्थ कोडिंग भी हो गई। तो फिफ्थ क्या आ जाता है, टेस्टिंग। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, वंस द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीटेड देन इट इज़ सेंड टू द टेस्टर, द टेस्टिंग टीम स्टार्ट टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ एंटायर सिस्टम। मतलब एक बार कोडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद, सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर को टेस्टर टीम के पास भेज दिया जाता है और टेस्टर टीम उसे उस पूरे सिस्टम्स को पूरे अच्छे से टेस्ट करती है, उसके फंक्शंस को टेस्ट करती है। नेक्स्ट है, इन दिस फेज द सॉफ्टवेयर इज चेक फॉर बग्स और एरर। मतलब टेस्टर टीम इसमें बग्स और एरर चेक करती है, क्या इसमें कोई बग्स या एरर तो नहीं है। उस नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वेन एवर अ बग इज़ फाउंड देन द सॉफ्टवेयर इज रीसेंट टू कोडर टू फिक्स इट एंड देन ओवरऑल सॉफ्टवेयर इज रीटेस्टेड। मतलब फिर यदि कंपनी को उस सॉफ्टवेयर में कोई बग मिलता है तो सॉफ्टवेयर को वापस कोडर्स के पास सेंड कर देती है, फिर कोडर्स उसे दोबारा कोडर्स बग को फिक्स करते हैं, उसके बाद दोबारा ये टेस्टर टीम उसे टेस्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट फेज आ जाता है डिप्लॉयमेंट। यहाँ तक क्या हो गया, टेस्टर टीम ने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लिया, अब तक सब सही है, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट में पहला पॉइंट, आफ्टर ओवरऑल टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड आफ्टर चेकिंग that is bug free then the software is launch and available for the user to use it। जैसा कि हमने देखा अभी ऊपर, ये बग फ्री हो गए। बग फ्री होने के बाद सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर को चेक कर लिया जाता है कि वो बग फ्री है, और यदि वो बग फ्री हो जाता है तो उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है ताकि उसके यूज़र्स उसे यूज़ कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, एवन आफ्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर if any bugs or error are still found then the software is re-evaluated by the maintenance team and then it is redeployed within a new version। जैसे मान लीजिए कि उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया गया और लॉन्च करने के बाद भी अगर उसमें कोई बग्स या एरर फाउंड होता है तो क्या करते हैं, उसे मेंटेनेंस टीम के द्वारा दोबारा न्यू वर्जन के उसे मेंटेनेंस टीम के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद मेंटेनेंस टीम उसे दोबारा न्यू वर्जन्स के साथ लॉन्च कर देती है बग फ्री करके। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। तो द मेंटेनेंस टीम लुक ओवर द सॉफ्टवेयर यूजेस एंड यूजर्स फीडबैक। जब सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर दिया जाता है मार्केट में तो उसके बाद एक मेंटेनेंस टीम्स
उस पर नज़र रखने के लिए छोड़ दी जाती है, जो देखती है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं, सॉफ्टवेयर का कैसा यूज़ किया जा रहा है, प्लस उससे कैसा फीडबैक आ रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस नेसेसरी टू एलिमिनेट एरर्स इन सिस्टम ड्यूरिंग इट्स वर्किंग लाइफ एंड द ट्यून टू सॉफ्टवेयर। मतलब मेंटेनेंस टीम का होना ज़रूरी है, ताकि अगर आने वाले टाइम पे उसमें एरर्स आए तो उस एरर को फिक्स कर सके और सॉफ्टवेयर एकदम स्मूथली यूज़ होता रहे यूज़र्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है द बग फिक्सिंग अपग्रेड एंड enhancement ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ लुक ओवर बाय मेंटेनेंस टीम। और टाइम टाइम पे सॉफ्टवेयर का अपडेट देना ताकि सॉफ्टवेयर और अच्छे से चले, उसकी फंक्शनैलिटी में और इन्हेंसमेंट आए। ये सब किसका काम होता है? मेंटेनेंस टीम का। तो इसीलिए मेंटेनेंस भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदी, ऐसा तो है नहीं कि आपने बाइक खरीद ली तो वो सालों सालों तक ऐसे ही नई की तरह ही चलते रहना है। उसके आए दिन आपको क्या करवाना पड़ता है? उसकी सर्विस करवानी पड़ती है ताकि वो अच्छे से चलती रहे। तो इसीलिए मेंटेनेंस ज़रूरी है। थैंक यू।